सेकंड पार्ट में अब हम इस रेनेसां के कारणों पर चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल से सामान्य से कारण है, इसको समझने में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो पहला कारण है कि भारतीय धर्म और समाज में जड़ता, रिजिडिटी आ चुकी थी। इसका मतलब होता है परिवर्तन का विरोध करना। ठीक है, तो जड़ता ऑब्लिक परिवर्तन का विरोध करना भी कह सकते हो आप, कि कोई भी चीज नहीं आ रही है या समय के अनुसार चेंज होना चाहिए, तो अगर आप मना करेंगे तो आप जड़ माने जाएंगे। है? गतिशीलता का अभाव देखने को मिलता है। तो धर्म के मामले में, समाज के मामले में ये लगातार हो रहा था। उसका कारण क्या है, जड़ता क्यों आ रही थी, उसका रीजन अलग है, तो समझ लो, लेकिन लिखना मत वहां। उसका कारण था कहीं ना कहीं इस्लाम का दबाव, और फिर पश्चिम के लोगों का दबाव, शासन का दबाव। कि जैसे कछुआ होता है, टर्टल, तो जब आप उस पर अटैक करते हैं तो क्या करता है वो सुरक्षा में? जब किसी टर्टल को लगता है कि उस पर अटैक हो रहा है, तो बदले में क्या करता है वो? सर अपनी गर्दन को अंदर ले लेता है, और कवर को चारों तरफ अपने को ढक लेता है। तो कवर कर लेता है। किसी भी समाज की समस्या है कि जब उस पर लगातार अटैक होंगे, तो वो इंटरनली क्या करेगा, परिवर्तन को बंद कर देगा, बाहर झांकेगा ही, डे बाय डे एजेड होता चला जाएगा। तो भारतीय समाज तो 11th एडी से सब देख रहा था, तो ये स्वाभाविक था कि ये होना था। तो इस जड़ता के विरुद्ध भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग अब चिंतित होने लगा था। उसकी समझ में आने लगा था कि हम जड़ हो गए हैं, अब इसे हमें ठीक करना हो। तो कौन बुद्धिजीवी हैं, अभी चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, वो बुद्धिजीवी राजा राममोहन राय हैं, लेकिन वो पश्चिम से प्रभावित, यानी उनके अंदर जो आईक्यू आया वो पश्चिम का प्रभाव से आया मैक्सिमम। है ना? इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय परंपरा को अच्छा नहीं मानते, तो कहते थे कि जो भारतीय परंपरा खराब है उसे हटा दो, जो अच्छी है उसे रखे रहो। हम आगे पढ़ेंगे राजा राममोहन राय के बारे में, तो ये दिखेगा वहां। लेकिन कहीं ना कहीं मॉडर्निटी का प्रभाव है, यूरोप के उस पश्चिमीकरण का प्रभाव है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, उसी बंगाल में विवेकानंद, और पंजाब के रीजन में, महाराष्ट्र के रीजन में विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये तो पश्चिम से कोई प्रभावित थे ही नहीं। इसका मतलब भारतीय बुद्धिजीवी दो तरीके के हो गए। एक जो सेल्फ विजडम से सोच रहे थे, यानी उनका पश्चिम से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, यानी सेल्फ रिलाइटेड है। और दूसरा, जो ब्रिटिश या मॉडर्निटी के इन्फ्लुएंस में है, उनने भी सोचा। गलत कुछ भी नहीं था, हमने केवल सोर्सेज बता दिया है कि वो भारतीय बुद्धिजीवी एक जैसे नहीं, अलग अलग डायमेंशन, जो हम पहले भी डिस्कस किए थे। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों को डिफरेंस दिखाना है। और ये वर्ग चाह रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि भारतीय बुद्धिजीवी जो सेल्फ एनलाइटेड थे, तो वो कबीर जैसी परंपरा के लोग थे। यानी भारत में सेल्फ एनलाइटेड लोगों कभी कभी नहीं रहे। एंशियंट फेज में जब ब्राह्मण धर्म डोमिनेट करने लगा, तो बुद्ध सेल्फ एनलाइटेड थे, महावीर सेल्फ एनलाइटेड थे। है ना? तो ये हमेशा से हुआ कि इंडिया में उस तरह का विजडम या लोग मिले रहे, जो समय समय पर चीजों को समझकर उसमें चेंजेस के लिए कोशिश करते रहे। तो मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ आपको कि अधिकांश लोग ये मानते हैं कि भारत में जो रहने से आया वो पश्चिम की देन। बिल्कुल नहीं, 100% देन नहीं हो सकती। और जब 100% देन नहीं है, तो उस प्रश्न का जवाब फिर से मिलेगा कि भारत का रेनेसा यूरोप के रेनेसा जैसा नहीं था। कारण समझ में आ गया? क्योंकि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जो सेल्फ इनलाइटेड था, इनका सेल्फ विजडम था, उन पर तो एक रत्ती भर भी प्रभाव नहीं था पश्चिम। ठीक है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपको ज्यादा एम्फेसाइज किया है। ठीक है, ईसाई मिशनरियों का धर्म परिवर्तन। तो जो धार्मिक लोग हैं,
अब हम बुद्धिजीवी की बात नहीं कर रहे हैं, धार्मिक लोगों की बात कर रहे हैं, जिसमें दयानंद जैसे लोग शामिल हैं। उन्हें लग रहा है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने क्या किया है, भारत भारत के निम्न समाज को, निम्न जाति समाज को तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया है धर्म परिवर्तन करके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम और धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे। तो उन्होंने पता किया कि क्यों कर रहे धर्म परिवर्तन, तो उन्हें पता लगा कि भारत का धर्म में इन लोगों की भूमिका समाप्त कर दी गई। तो उन्होंने कहा कि अब भारतीय धर्म में चेंजेस करेंगे तो इन लोगों की जगह मिलेगी, और इन लोगों को अगर जगह मिल जाएगी तो ये खुद ही नहीं जाएंगे वहां पे। आगे बात सुनिए। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि भारतीय धर्म में परिवर्तन हो, रिजिडिटी खत्म हो, जिससे कि निम्न जाति के लोगों को भी स्थान मिले। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का विरोध करना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो उन्हें डर था कि मिशनरियां पूरे भारत को ही ईसाई ना बना दें, उससे पहले हमें अपने लोगों को रोकना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी किया कि जो ईसाई हो गए थे उनको भी समझाया, कन्विंस किया, और वापस अपने धर्म में लेकर आए, है ना। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, प्री का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, क्या? शुद्धि आंदोलन। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। खैर, अगला रीजन था यूरो केंद्रीयता। तो हिंदी में थोड़ा अच्छे से लिखना, ये केंद्रीय था नहीं है, केंद्रीयता, टी आएगा यहाँ पर, है ना। यूरोसेंट्रिसिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या ये यूरोसेंट्रिसिज्म है, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें माना गया था कि अंग्रेज लोग हमेशा अपने को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ, और कहते हैं कि जो हम बताते हैं, जो हम करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, वो सबसे अच्छा है, आप भी फॉलो करो, आप भी अच्छे हो जाओ। ठीक है। तो भारतीय उनके लिए क्या है, बबून्स हैं, बर्बर हैं। तो जब भी मौका मिलता है भारतीयों का उपहास उड़ाते हैं हर जगह पर, है ना। इवन इंसान भी नहीं समझते, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये भी कह दिया, अनसिविलाइज कह दिया, सांप सपेरों का देश था भारत उनके लिए। तो कोई भी आदमी जो ऐसा है या नहीं भी है, कब तक सुने, यार सी बात है, बुरा लगेगा उस पागल को बार बार पागल बोलोगे तो उसे भी बुरा लगेगा, भले ही वो पागल है ना। जबकि भारतीय से थे भी नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया तो करनी थी, तो जवाब देना था। इस जवाब ने हमें सेल्फ क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन का मौका दिया, या मजबूर कर दिया कि हम अपने अंदर झांकें कि हमें ऐसी क्या कमी है, या ऐसी क्या चीज आ गई है जिसकी वजह से हम ऐसे माने जा रहे हैं। तो जैसे ही देखा तो पता लगा कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा रिजिडिटी है, हम ब्लाइंड हो गए, अंधविश्वासी हो गए। ठीक है। तो इन्होंने इसको करना सेल्फ इंस्पेक्शन, बहुत जरूरी है। ठीक है। चल, अगला पॉइंट, जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा कि अनेक थिंकर्स इंडियन ऐसे हैं रिफॉर्मर जो अपनी ही प्रज्ञा माने विजडम से प्रभावित थे। नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो ये पॉइंट पहले वाले के साथ ही ऐड किया जा सकता था। ठीक है। और मैंने बताया आपको अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों पर बहुत अच्छे से पड़ा। और जैसे ही वो विजडम उनके अंदर डेवलप हुआ, उन्होंने हर भारतीय चीज का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। तो सती प्रथा गलत लगने लगी, विधवा का विवाह ना होना गलत लगने लगा, बाल विवाह गलत लगने लगा, महिला की शिक्षा नहीं हो रही है ये भी गलत लगने लगा उन्हें। ठीक है। लेकिन जानबूझकर मैंने एक शब्द प्रयोग किया, भारतीय मध्यम वर्ग, है ना। ये चीज लिमिटेड है, मतलब उस प्रश्न का जवाब है कि प्रत्येक भारतीय इससे प्रभावित नहीं है, और यही इसकी लिमिटेशन भी बनेगी आगे चल के हम समीक्षा करेंगे। तो इस रेनेसा का प्रभाव किस पर पड़ा सबसे ज्यादा, इंडियन मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास की क्वालिटी क्या थी, वही पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित। ठीक है। यानी जमींदार प्रभावित नहीं हो पाया जो पश्चिमी शिक्षा नहीं ले रहा, और आम आदमी प्रभावित बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका प्रभावित होना आपको जरूरी समझना है। और कल भी मैंने कहा था, भारत की क्रांति में किसने सपोर्ट नहीं किया था, इस वर्ग ने सपोर्ट नहीं किया, जबकि पढ़ा लिखा था।
आधुनिक विचारों से प्रभावित था, फिर भी इसने सपोर्ट किया। खैर, तो लेकिन ये प्रभावित जरूर था, इसने रेनेसां को सपोर्ट किया, इनफैक्ट इनिशिएट किया हम लोग। जितनी भी समस्या हैं ये इनको समझ में आने लगी हैं और उनको समाप्त करने के लिए ये पश्चिमी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसा कि राम मोहन राय ने कहा कि भारत को अब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अपना लेनी चाहिए। ठीक है, इस्लाम में यही चीज किसने कही? सैयद अहमद खान ने कही। इसलिए उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था? अलीगढ़ मूवमेंट चलाया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही प्रेस की भूमिका लिखेंगे और साहित्य की भूमिका लिखेंगे, और जैसे ही वो सामने आया हमारा अपना साहित्य, जिसे विलियम जोन्स ने, आपको याद है क्या किया था, बताओगे? विलियम जेम्स कौन है ये आदमी? बताया था मैंने विलियम जोन्स के बारे में। गीता का अनुवाद। हाँ, विलियम जोन्स वो आदमी है जिसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, है ना? और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का पर्पस क्या था? प्राचीन भारत की खोज करना। तो जब प्राचीन भारतीय इतिहास सामने आया तो जैसे साहित्य सामने आएगा, है ना? और जैसे ही वो साहित्य सामने आया, हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलने लगी। क्या जानकारी मिली? कि भारत का इतिहास तो बहुत शानदार है। ठीक है, तो जैसा भी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, भारतीयों को क्या होगा? आत्मगौरव और आत्मसम्मान का बोध। और वो तुलना कर पाएंगे इस चीज से कि आज जो हम फॉलो कर रहे हैं वो पहले ऐसे नहीं थे हम, यानी ये हमारा असली सत्य नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वो सत्य फॉलो करना चाहिए जो हमारे आत्मगौरव से जुड़ा हुआ है, यानी प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, उनमें जो बदलाव आए हैं उनको छोड़ देना चाहिए, मूल चीजों को अपना लेना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने तुलना करना शुरू किया अतीत का वर्तमान से, और जो चीज अतीत में थी वर्तमान में नहीं थी या अतिरिक्त आ गई थी उसको हटाना शुरू कर देंगे। जैसे सती सिस्टम एंशियंट इंडिया में नहीं था, पर्दा सिस्टम एंशियंट इंडिया में नहीं था, बाल विवाह एंशियंट में नहीं था, जाति सिस्टम, अनटचेबिलिटी, कुछ भी एंशियंट इंडिया में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सब बेकार है, सब समस्या इनको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तुलना करके हटाने में आसानी होगी। इसके साथ साथ हमें क्या मिला? विदेशी सभ्यता और साहित्य के बारे में जानकारी, कि किस तरह वहाँ के लोगों ने अपने आप को, जो डार्क डार्क एज में रह रहे थे, वो अपने आप को मॉडर्न बनाते हैं और मॉडर्न बना के पूरे विश्व को जीतने लगते हैं, है ना? प्लस उन्होंने भारत उस अपने भारतीय इतिहास की कंपेरिजन किससे किया? विदेशी साहित्य से किया, इतिहास से किया। तो तुलना में पाया कि हमारा साहित्य इतिहास उनसे ज्यादा अच्छा है, हर सेंस में अच्छा है। तो खराब क्यों हो गया? क्योंकि हमने इतिहास को कंटिन्यू नहीं किया। तो क्या करना चाहिए? उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो ये सब वो रीजन है जिनकी वजह से रेनेसां शुरू हुआ और लगातार आगे बढ़ता रहा। लास्ट, ईसाई मिशनों से खतरा था हमें कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने वहां भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट देख लिए। कैसे? कि जब ईसाई धर्म के लोग बाहर से आकर भारत में क्या कर सकते हैं? संगठित होकर, ऑर्गेनाइज होकर धर्म को चला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? अब इसको समझना बात को। ईसाई मिशनरी में मिशनरी शब्द क्या दिखाता है? इंग्लिश में इसको मिशनरी कहते हैं। तो मिशनरी टर्म का मीनिंग क्या होता है? बताएगा कोई? भाई मिशनरी टर्म का मीनिंग क्या होगा? हम किसी भी चीज को मिशनरी कह सकते हैं, लेकिन कब? जब इसमें एक शब्द देखा जाएगा, मिशन। ठीक है, और मिशन का मतलब एक टारगेट। ठीक है, और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क।
ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज होकर काम करना पड़ेगा। ये चीज भारतीयों के लिए बिल्कुल नहीं थी कि क्या वाकई ही धर्म जैसे मुद्दे के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ये हमने किससे सीखा, मिशनरियों से। संगठित का मतलब यहाँ आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस जैसी संस्थाएं बनाकर लोगों को जोड़ना, और वो लोग क्या करें, अपनी बातों का प्रचार करें। भारत में ये चीज इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हिंदू धर्म में तो नहीं हुई, कम से कम बौद्ध धर्म में हुई थी, हिंदुइज्म में कभी इस तरह से काम नहीं हुआ था। ठीक है, तो हमने उनसे सीखा कि अगर अपना धर्म बचाना है, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए अच्छी चीजों का, तो क्या करें, बैठ के डिस्कस करते हैं। इसलिए ब्रह्म समाज बनते हैं। पहले ब्रह्म सभा थी वो, फिर वो ब्रह्म समाज में कन्वर्ट, इसलिए कन्वर्ट कि हमारा काम केवल डिस्कस करना नहीं है, इस आइडिया को जनता तक, लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन ये काम राममोहन राय उतना ज्यादा नहीं कर पाए। किसने किया इस काम को फिर बंगाल में, आपको याद होगा, केशव चंद्र सैनी। ठीक है, इसलिए उनको भारत का हिंदू धर्म का पहला मिशनरी कहा जाता है, क्योंकि वो बंबई भी गए, वो मद्रास भी गए, और वहां के लोगों को कन्विंस किया कि आपको सुधार के जो प्रयास हैं धर्म में, वो आपको लागू करने चाहिए। इसलिए यहाँ प्रार्थना समाज बना बंबई में, और यहाँ क्या बनेगा, वेद समाज बनेगा मद्रास में। याद है वो चीज, पढ़ाई थी मैंने आपको प्री में। तो ये एग्जाम्पल है उस चीज का कि इंडिया या इंडियंस से सीख रहे हैं कि धर्म में सुधार के लिए हम संगठित होकर कार्य करें तो ही ये काम संभव है। ठीक है, यही काम आर्य समाज में भी, उन्होंने भी संस्थाएं बनाई और पूरे धर्म, पूरे पश्चिम भारत में प्रचार प्रसार किया। यही काम विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन बनाकर किया। ठीक है, देखो आर्य समाज में किसकी शिक्षा दे रहे हैं स्वामी जी, वैदिक जीवन की, वेदों के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब मिशनरी वर्क। सेम रामकृष्ण परमहंस में स्वामी विवेकानंद भी क्या कर रहे हैं, और मैंने बताया था अपने मरते हुए गुरु को विवेकानंद ने क्या कमिटमेंट किया था कि मैं इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूं। दोनों ही ऋषियों ने, दोनों ही संतों ने अपने अपने गुरुओं पर कमिटमेंट की थी कि हम इस सनातन धर्म का, इस वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें सीखने को मिली। उससे पहले क्या होता था कि एक संत घूमता रहता था और प्रचार प्रसार करता रहता था। नया क्या था, उन्होंने संस्थाएं बनाई, संगठन बनाए। ये चीज अभी तक नहीं हो रही। आप देखो, कभी बुद्ध ने कभी कोई संगठन बनाया, कभी नाम पता लगा बुद्ध के संगठन का, या महावीर के संगठन का, या कबीर के संगठन का? नहीं, उन्होंने कभी कोई नाम नहीं दिया अपने संगठन में। बुद्ध के यहाँ तब भी थोड़ा बहुत दिखता है संघ, है ना, लेकिन नाम वहां भी नहीं। तो ये चीज हमने कहाँ से सीखी, ईसाई मिशनरियों से सीखी कि जब तक हम एक नाम नहीं देंगे, एक टास्क नहीं बनाएंगे, एक मिशन नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे अंदर रिफॉर्म्स नहीं हो। तो रिफॉर्म्स करना और कैसे करना, ये उन्होंने ईसाई मिशनरियों से सीखा। ये सब कारण ही जिसकी वजह से भारत में रेनेसां शुरू हुआ। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. बड़ा स्लो। Yes, sir. अच्छा ये बताओ, तुम में से लेट के कौन देख रहा है, ईमानदारी से बताना, कौन सुन रहा है लेट के, आराम की मुद्रा में कौन है? सर मैं तो टेबल पर बैठी हूँ। नहीं, ईमानदारी से बताना, कौन आराम से बैठ के सुन रहा है इसको? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग में सब आ जाएगा नहीं। तो अगला टॉपिक हमारा इस रेनेसां या समाज सुधार आंदोलनों की समीक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इवैल्यूएशन ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। और जब भी हम कोई समीक्षा करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देखते हैं, है ना, और अंत में निष्कर्ष रखेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट्स देख लें सबसे पहले कि इससे भारत में तर्कवाद यानी रैशनलिज्म, आधुनिकतावाद, बुद्धिवाद को बढ़ावा मिला।
इससे भारतीय समाज का चरित्र धर्म निरपेक्ष होने लगा, सेकुलर। आज भी हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, संविधान में वो चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है। प्रोग्रेसिव आइडियाज हमें मिले, प्रगतिशील आइडियाज कौन कौन से होते हैं? वही तीन: समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, और एकजुटता। ये इन्हीं को प्रोग्रेसिव आइडिया माना जाता है। तो चाहे महिलाओं के संबंध में हो, चाहे निम्न जातियों के संदर्भ में हो, ये हमने यहाँ से सीखा। और जब प्रोग्रेसिव आइडिया आ जाते हैं तो कौन से आइडिया चले जाते हैं? कंजर्वेटिव आइडियाज। कौन से हैं वो? जाति के आधार पर होने वाला अनटचेबिलिटी खत्म हो जाती है ना? और इसमें सबसे बड़ा काम दयानंद सरस्वती ने किया कि निम्न जाति के लोगों को वापस वो धर्म में लेकर आए, और उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी भारतीय संस्कृति या समाज या धर्म का अंग कभी नहीं रहा, तो आगे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त किया। ठीक। इन आइडिया से जुड़कर भारत ने वैश्विक स्थिति के साथ अपने आप को जोड़ा, क्योंकि ये आइडियाज तो कॉमन थे विश्व में। तो भारत सोच, नजरिया, दृष्टिकोण के स्तर पर कैसा हुआ? वैश्विक होने लगा। और इसका फायदा मैंने बताया आगे चलकर होगा कि जब आपका विजन ग्लोबल होने लगता है तो आप दूसरों के साथ आसानी से जुड़ने लगते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव रहेंगे तो दूसरे के साथ जुड़ने में समस्या होगी। ठीक। आगे लिखेंगे जैसा हमने भी पीछे भी लिखा था। शिक्षा के विभिन्न आयामों पर बल दिया गया। महिला शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, निम्न जातियों की शिक्षा। राममोहन राय ने खुद 2-2, 3-3 कॉलेज बनाए थे इसी चीज के लिए। केशव चंद्र सेन को आचार्य भी कहा जाता है इसलिए, विद्यासागर को आचार्य कहा जाता है इसलिए। ये उनकी शिक्षा के मत के स्तर को दिखाता है। खुद सैयद अहमद खान ने क्या किया? अलीगढ़ मूवमेंट चलाया। ठीक है। और अंततः लिखेंगे कि इन सबके कंबाइंड इफेक्ट ये हुए कि भारत में धीमे धीमे नेशन बिल्डिंग बनने लगेगी, यानी लोग अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले शोषण और उसके तरीके को समझने लगे। ठीक है। तो लगभग एक तरह का रिपीटेशन ही हो गया जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, बस पॉजिटिव साइड देकर उनको लिखना है। निगेटिविटी की बात नहीं की है, अब हम करेंगे निगेटिविटी की बात कि इस मूवमेंट में निगेटिविटी का मतलब चैलेंजेस भी लिख सकते हो कि इसको चैलेंजेस भी मिले कई तरह से। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, मतलब चाहे और अनचाहे भी ये हुआ है। पहला कि ये सुधार सीमित प्रकृति के थे, क्षेत्रीय प्रकृति का, आपने अभी लिखा है रीजनल थे, यानी केवल सिटी और कस्बे तक सीमित रह गए, जबकि जनता कहाँ रह रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में। वहां ये चीज दिखाई नहीं दी, तो समग्र परिवर्तन नहीं आता। हाँ, ये अलग बात है कि आर्य समाज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया था। ठीक है। यानी आम मजदूर, किसान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए जितना होना चाहिए था। दूसरा, इन सब के बावजूद भी विशेषकर निम्न जातियों की स्थितियों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। इतने आंदोलन चले, इतने अच्छे अच्छे बातें हमने की, इससे दो क्षेत्र फिर भी ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, महिलाओं और निम्न जातियों। अच्छी बातों के बावजूद बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला। तो कह सकते हैं कि सैद्धांतिक या वैचारिक स्तर पर बदलाव आ रहा है, धरातल पर बदलाव नहीं दिखा। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन संस्कृति या इतिहास का जो ग्लोरिफिकेशन था, महिमा मंडन था, वो जरूरत से ज्यादा हो गया। अब जाहिर से ज्यादा प्राचीन संस्कृति में केवल कौन मिलना था? हिंदू ही थे।
इस्लाम तो हो नहीं सकता प्राचीन संस्कृति में। इससे गड़बड़ ये हुई कि मुस्लिमों को लगा कि यार हम तो इस इतिहास का हिस्सा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुस्लिमों को ये लगा कि हम भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, या हिंदुओं को लगा कि इस इतिहास में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। तो कुछ लोगों को जरूर यहाँ धार्मिक जो अंतर है या दूरी है वो दिखने लगी। और उस चक्कर में क्या हुआ कि स्वामी जी के रिफॉर्म मूवमेंट्स में केवल कौन शामिल हो गया? हिंदू शामिल हो गया। इवन जब उन्होंने शुद्ध मूवमेंट चलाया तो मुसलमानों से हिंदू हुए, तो मुसलमानों को लगा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं, मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं, जबकि विलिंगली नहीं था, ये अनविलिंगली हुआ। ठीक है, यही काम किसने किया? सैयद अहमद खान ने, कि अलीगढ़ मूवमेंट उन्होंने केवल मुसलमानों को सपोर्ट किया। तो ये साफ साफ विरोध दिखेगा। हिंदू और कांग्रेस को जोड़ दिया उन्होंने, कहा कि हिंदू कांग्रेस हिंदूवादी संगठन। कहने का मतलब कुछ जगहों पर अनावश्यक रूप से अनविलिंगली या विलिंगली, दोनों तरीकों से हिंदू और मुस्लिम में डिस्टेंस बढ़ा। इवन कई जगह तो संघर्ष की समस्या पैदा हो गई, खासकर शुद्ध मूवमेंट जैसे प्रश्नों पर तो कट्टरता बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि आगे चलकर इससे कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बढ़ी, सांप्रदायिकता का, कम्युनलिज्म का जन्म हुआ, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बाद हम लिखेंगे कि निश्चित रूप से कमियां रही, लेकिन जो हुआ वो अपने आप में यूनिक था, स्टार्टिंग थी, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकता था। और इसी फाउंडेशन ने आगे चलकर एक शेप, आकार ग्रहण किया, और आज़ादी तक आते आते हम इनमें से कई सारी समस्याओं से काफी हद तक लड़ चुके थे। खत्म तो नहीं हो पाई, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार हमारे पास था नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन जो माइलस्टोन वर्क थे वो जरूर हुए यहाँ पर। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि यहाँ एक फाउंडेशन तैयार हुई, किन किन चीजों के लिए? आगे के सुधारों के लिए और नेशनल मूवमेंट की दो चीजों के लिए। ठीक है, यानी अब हम निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर चलने लगे थे, पहुंच नहीं गए थे, लास्ट में ही लिखना। ठीक है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बाद में गांधी जैसे लोगों को बदलाव को लाने में बड़ी भूमिका, बड़ी बाधा नहीं आनी पड़ेगी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं तैयार थे इस चीज के लिए। ठीक है, तो गांधी जब जब अपील करेंगे, लोग आगे खड़े हो जाएंगे उनके साथ में और सपोर्ट करेंगे।